Assalamu alaikum. My name is Sidra. I'm your host, and this is Connected Pakistani. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. Today, my guest is Murtaza Ali from Sahiwal. Genuinely, he's from Sahiwal, but he's traveling a lot due to for education, for betterment, for learning, for skills, for trainings, for another source of सोर्स ऑफ एजुकेशन. सो आज ये हमारे साथ हैं और एक वेल नॉन और बहुत ही जो है वो नेशनल लेवल के जो स्कूल हैं, स्कूल और सेटअप और ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, उनके साथ काम करते हैं, हमारी यूथ को गाइड करते हैं, ट्रेंड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जिसकी आजकल बहुत 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 जरूरत है, ना सिर्फ साहिवाल में बल्कि पूरे पाकिस्तान में. तो आइए मुलाकात करते हैं मुर्तजा अली से और जानते हैं पहले इनका इंट्रोडक्शन और फिर इनके प्रोफेशन के बारे में. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. फर्स्ट ऑफ ऑल मुर्तजा सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्क्रीन शेयर करने का, अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम देने का. सेकेंडली, आप प्लीज हमारे देखने और सुनने वालों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज. थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता चलता हूँ. मैंने तकरीबन जो मेरी स्टडी है वो सारी की सारी हैदराबाद से की है, गवर्नमेंट हाई स्कूल से है, और उसके बाद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से है, जहाँ पे मैंने एफएससी की है, और वो मोर देन 100 ईयर प्लस हो गए हमें उस कॉलेज को. तो ऑलमोस्ट ही पाकिस्तान और खासकर सिंध की सारी करीम है, वहाँ से पास आउट है. उसके बाद एलएमसी से फार्मेसी की, और फिर उसी के साथ में बीएस ऑनर्स मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से साइकोलॉजी में किया था. और उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए एज अ फार्मासिस्ट काम किया, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी, कुछ खुदा कुछ चेंज करवाना चाह रहा था. उसके बाद मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच हो गया, और फिर उसके साथ ये सिलसिला चलता रहा. क्योंकि जब मैंने ये देखा कि हम एक अदारे की जरूरतें पूरी करने के अलावा इसमें हम इस पॉइंट से भी काम कर रहे थे कि जो मेरा इनर था कि जिसमें सेटिस्फाई हो. हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे, हम बच्चों को गाइड कर रहे थे, हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे थे. पर उसके अलावा हम लोग बाकी अदारे के जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उसका मेरा पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप होता गया, और वो डेवलप इतनी डीपली होता गया कि मुझे इतना अर्सा 20-21 साल इसी इदारे के साथ हो गए, तो मैंने कभी भी ये नहीं फील किया हुआ मुझे स्टूडेंट की किस टाइम कॉल्स आई है कि उसको इंफॉर्मेशन हैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के हवाले से, उसको मुश्किलात आ रही हैं, तो उनको गाइड ना कर सकूं. तो इसी सेक्टर को देखते हुए मैंने मतलब साहिवाल में भी तकरीबन 3 साल एक दफा सर्व किए, ट्रांसफर थी. उसके बाद फिर मैंने 2 साल दोबारा फिर 16-17 में उनको सर्व किया. सरगोदा, गुजरात, सियालकोट, बिल्कुल आजाद कश्मीर और जांग, ये इन शहरों में मतलब डिफरेंट स्टूडेंट के साथ सब करते रहे. फिर इन शहरों में खासकर साहिवाल के हवाले से बता दूं कि कुछ जहाँ पे मेरी बेस ज्यादा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को, और जब मैं संडे को घर आता था तो स्टूडेंट अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स के साथ और कुछ आ जाते थे इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ गाइडलाइन लेने के लिए अपने बच्चों की स्टडी के हवाले से. इसी तरह जब मैं सरगोदा गया तो सरगोदा में हालांकि हम लोग ओए लेवल को डील नहीं करते थे, लेकिन उनके गाइडलाइन लेने के लिए जरूर हमारे पास आ जाते थे. तो एक ना अंदर से खुशी महसूस होती थी किसी को प्रॉपरली प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन. क्योंकि मेरे पास इस टाइम कुछ 2-3 मिसालें हैं, खासकर साहिवाल में. मतलब एक पोजीशन होल्डर बोर्ड के एक स्टूडेंट थे आउट ऑफ सिटी के, तो वो फर्स्ट टाइम पे उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ था. शी इज सेकंड आई थिंक थर्ड पोजीशन होल्डर, थर्ड पोजीशन थी, तो उसका मेडिकल में नहीं हुआ था. तो वो अपने मतलब रिलेटिव के साथ मुझे कांटेक्ट किया. कांटेक्ट करने के साथ मेरी एक दो सिटिंग से हुई, तो जब मैंने उनको देखा तो वो हाईली डिप्रेस और टोटली डिसऑर्डर्ड हो चुकी थी कि अब मेरा कुछ भी नहीं होना, मेरा मतलब क्यों नहीं हुआ. मुझे 2-3 दिन लगे उनके साथ सिटिंग करके काउंसलिंग में, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने पे. इस दौरान उस बच्चे की शादी भी हो चुकी हुई थी, और उसके इन सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए मैंने उसको दोबारा प्रिपेयर करवाया. दोबारा मैंने, हमारे यहाँ एक सेशन होता है बच्चों के लिए अर्ली प्रेप के नाम से,
वो ज्वाइन करवाया जिसमें एमबीबीएस की प्रिपरेशन की तैयारी करवाई जा रही थी। उसके बाद उन्होंने उसको रेगुलर सेशन में कराया। तो रेगुलर सेशन में जब कराया तो उस बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल ये था, मैंने उससे जब लास्ट टाइम पूछा तो उस टाइम मेरा ट्रांसफर हो चुका हुआ था साइवल में। मैंने पूछा बेटा आपका क्या पोजीशन है अब? कह रहा सर इंशाल्लाह इस बार मेरा एडमिशन 100% कंफर्म है। मैंने कहा कैसे कह रहे हो? मैं सर जो चीजें थी ना वो गाइडलाइन इतनी मिली है कि वो बार बार आपकी चेकिंग की वजह से वो हमारी रिमूव हो गई है और अब हम सेटिस्फाई हैं। तो उसी साल उस बच्ची ने मतलब क्वालिफाई कर लिया, उसका एडमिशन हो गया। मुझे तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा किसी जगह वो मुलाकात हुई, उस बच्ची ने बताया कि सर मैं 1 साल पेपर दे चुकी हूँ, सेकेंड ईयर में आ गया हूँ। इसी तरह तकरीबन 11 से 12 बच्चियां मुझे 2014 के अंदर थे जो बिल्कुल एक टॉप रैंकिंग के अंदर थी, जिसमें काउंट होता है कि 100% उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। तो उसमें कुछ बॉयज भी थे, तो सारे के सारे डिप्रेस हुए हुए थे। जब बंदे को किसी कैरियर की मंजिल की ना मिले तो उनका साइकोलॉजिकल लेवल और मेंटल लेवल दोनों डैमेज हो चुका होता है। तो वो उसको उठाना, फिर उनको प्रिपेयर करवाना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे क्वालिफाई कर गए। उन बच्चों के और इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बिल्कुल भी नामुमकिन था कि मेडिकल में चले जाएं। उनके बहुत सारे रीजन थे, उनके पास सोर्सेज नहीं थी, उनके पास गाइडलाइन नहीं थी, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन ये मैं चीज देखी है जिस समय हमने साहिवाल में कैंपस लॉन्च किया, उसके बाद फिर उन बच्चों ने हमारे साथ जिस तरह अपनी मतलब जरूरियात को या जिस तरह हमने प्रॉब्लम्स को शेयर किया, तो जहां जहां जिस जिस सेगमेंट पे हो सकता था हमने उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे सारे के सारे अपने प्रोफेशनल डिग्री में पास आउट होके आज कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे हैं। वो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो एक गुड प्रोफेशन में इंटर हो चुके हुए हैं। इसलिए हम उसको जो ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक पूरा एक मोटिवेशन थी, और उसके पीछे मोटिवेशन से ज्यादा उस मोटिवेशन से ज्यादा हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन थी, एक इनर सेटिस्फेक्शन था। देखिए बच्चे का कैरियर तो बन रहा था, लेकिन जब एक बच्चा किसी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जाता था और उसके बाद वो बताता था, तो दिली तौर पे इंतहाई सुकून मिलता था कि आज हमने 10 बच्चों को गाइड किया या 3 बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की, जब फलाने पर्सन को आए उनका ये इशू था उनको रिजॉल्व किया। तो मतलब करते 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 इस कंडीशन में आ गए कि डिफरेंट सिटीज से लोग कांटेक्ट करते हैं। जब मैं लास्ट टाइम जंग आया हूँ तो एक कॉलेज चनाब में मैंने विजिट किया, तो विजिट था वो प्रोफेशनल लेवल पे, लेकिन वहाँ के हेड से जब देखा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हमारे बच्चों को गाइडलाइन क्यों नहीं देते, हमारे न्यू सेशन जब आते हैं तो आप उनको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दें। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, ठीक है हम तो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो हम अपना सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन ये है कि वेलफेयर के तौर पे हम जहां भी गवर्नमेंट को सपोर्ट होती है हम वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनके अंदर बच्चे को ग्रूमिंग करना, बच्चे की स्टडी के रेलेवेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना, बच्चे के पेपर खासकर बोर्ड का पैटर्न, आपको पता है कि पाकिस्तान और खासकर पंजाब में बोर्ड पैटर्न इस तरह का है कि एक मखसूस अंदाज के साथ पेपर अटेम्प्ट ना किया जाए तो उसको मार्क्स नहीं मिलते। तो उस पैटर्न के ऊपर कि उस बच्चे को ये बताना कि आपने मार्जिन लाइन कैसे लगानी है, ठीक है, स्टैंडर्ड मार्जिन लाइन होती क्या है, आपने हेडिंग कैसे देनी है, सब हेडिंग कैसे देनी है, अंडरलाइन कैसे देना है, डायग्राम कैसे देनी है, डायग्राम को लेबल कैसे करना है। जब ये चीजें इस लेवल के ऊपर बच्चे को गाइड की गई और बच्चे को ये बताया गया आपने स्टडी कैसे करनी है, जो चीजें आपको तैयार है उनमें टाइम कहाँ आपने करना है, यानी कि 20% स्मार्ट वर्किंग करनी है, 20% टाइम स्पेंड करके 80% वर्किंग करनी है। मोस्टली बच्चे 80% टाइम स्पेंड करके जस्ट 20% लर्निंग कर रहे होते थे। तो उसको टेक्निकली ग्राउंड के ऊपर बच्चों को हमने गाइड किया। तो मतलब उसमें एक तो हम अदारे के साथ जॉब अपनी पूरी कर रहे हैं, ठीक है, वो तो एक अलग सेगमेंट है, वो हम अपने काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि एक दिली और रूहानी तौर पर खुशी महसूस होती है कि जब हम किसी को सर्व कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटेशन सोल्यूशंस आप दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, जब आपकी गाइडलाइन देने की वजह से किसी का कैरियर बन जाता है या किसी स्टूडेंट को प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है
या वो अपने स्टेज पे आ जाता है कि अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल के एक हैप्पी लाइफ के अंदर आ जाता है। तो ये पूरा एक सर्कल है जिसके अंदर काफी ज्यादा काम किया, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी काम किया है, और इसी तरह जो स्टूडेंट ग्रूमिंग के ऊपर भी, क्योंकि अवेयरनेस की पाकिस्तान या खासकर हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस भी शहर में गए हैं, तो मैंने जो चीज सेगमेंट महसूस किया है वो अवेयरनेस की कमी है। अब वालिदैन को ये नहीं पता कि हमने बच्चे को कहाँ दाखिल कराना है, किस लेवल के ऊपर चेक करना है। बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है। मतलब एक माइंड सेट ही नहीं है कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है। या जिस बच्चे से हम बात करते हैं उसके जहन में दो चीज आती है, एक इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स। जबकि ये चीज हमने इंट्रोड्यूस करवाई कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा ऐसी फील्ड्स भी हैं जिनके अंदर अल्लाह ने इज्जत भी रखी है, पैसा भी रखा है और शोहरत भी रखी है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करें। और वो फील्ड इस टाइम वैकेंट पड़ी हुई है, उसमें जॉब बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ऐसी फील्ड की तरफ मत भागे जिसमें ऑलरेडी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल है। तो अलमिया सिर्फ ये है कि जब हम किसी साइट पे चलते हैं तो ये नहीं देखते कि हमने अपने कैरियर को संभालना कैसे है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि फलाना 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 उसमें गया तो वो कामयाब रहा है। अब ये नहीं देख रहे अगर वो 10 साल पहले गया था, 10 साल फील्ड की डिमांड और थी। जो देखना चाहिए कि हमने किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं, किसी डिसिप्लिन में एडमिशन ले रहे हैं, तो आफ्टर 5 ईयर उस डिसिप्लिन या उस प्रोग्राम या उस डिग्री की वर्थ क्या होगी, हम क्या सर्व कर सकेंगे। ये तो नहीं है कि आप आके फिर कोसना शुरू कर देंगे हुकूमत को, आप अदारों को, आवाम को, कि जी यहाँ जॉब ही नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर जॉब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन काम करने वाले नहीं है। मैं आपको इस चीज का मतलब इंतहाई कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है। वजह मैं आपको उसकी एक वजह बताता हूँ कि हम राइट डायरेक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं करते। देखें, अगर कहीं एक जॉब क्रिएट हो रही है, उसका स्पेसिफिकेशन एक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं कर रहे। यूएचएस के अलाइड हेल्थ साइंस के जो प्रोग्राम है, हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम होते हैं जो जब जहाँ पे कार्डिक सर्जरी होती है, वहाँ कार्डिक परफ्यूजन एक प्रोग्राम होता है। कार्डिक परफ्यूजन एक डिग्री पोजीशन होती है, वैकेंट सीट होती है। ठीक है, तो उसमें जब क्वालिफाइड पर्सन रखा जाता है, जबकि पाकिस्तान में क्वालिफाइड पर्सन उसमें है ही नहीं इतने ज्यादा। कार्डिक सर्जरी जहाँ पे होती है, जब वो उसको कार्डिक सर्जन ही डील कर रहा होता है या टेक्नीशियन डील कर रहा होता है, जबकि ये उसका काम ही नहीं है। उसके लिए बीएस कार्डिक परफ्यूजन है। इसी तरह बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का प्रोग्राम है। अब 99% लोगों को उसका पता ही कोई नहीं है। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक पूरी फील्ड है, उसके अंदर रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी, और फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर आगे एडवांस है एक्वाकार्डोग्राफी। उसके अंदर भी सब डिवीजन होती है, स्पेशलाइजेशन, क्या पीड्स में करना है या अडल्ट में करना है। मैं ये उन फील्ड्स की बात कर रहा हूँ अदर देन एमबीबीएस एंड बीडीएस। ठीक है, तो ये एक पूरा बहुत बड़ा गैप है। अब डीपीटी का आप ये देख लें कि डीपीटी में अब आके हर जो डिपार्टमेंट की फिजियोथेरेपिस्ट सेपरेट हो रहा है। कार्डिक का फिजियोथेरेपिस्ट सेपरेट है, ऑर्थोपेडिक का फिजियोथेरेपिस्ट सेपरेट है। तो इतनी जॉब थी। आज से अगर जब पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम पाकिस्तान को जो रिक्वायर्ड फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो बदकिस्मती से हमें वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल सके थे, पाकिस्तान को बाहर से मंगवाने पड़े थे। उसके बाद फिर 4 ईयर डिग्री को 5 ईयर डिग्री किया गया। इसी तरह डॉक्टर न्यूट्रिशन डाइटिक्स, पाकिस्तान में लोग इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का काम कितना ज्यादा है। इसी तरह डॉक्टर लेबोरेटरी साइंसिस के प्रोग्राम्स हैं, इस तरह मेडिकल इमेजिंग के प्रोग्राम्स हैं, डेंटल हाइजीन के प्रोग्राम है, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम है। देखें, ओटीएन एक जस्ट 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर काम कर रहा है, जबकि उसके लिए सीट है बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट की। ठीक है, अब जब हम राइट डायरेक्शन के ऊपर, राइट जगह के ऊपर अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो फिर ये ज्यादती है कि हम रोना रोते रहे कि नौकरी नहीं मिली। ठीक है,
अब हम लोग एक अदारे को डील कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में आके लोग बेतुका अप्लाई कर रहे होते हैं जिसका वो सेगमेंट ही नहीं होता। जी। यानी इन शॉर्ट आप हमारे यंगस्टर्स, हमारी यूथ, हमारे कॉलेज में आए हुए न्यू बच्चों के बारे में और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि कैसे उनको कैरियर काउंसलिंग दी जाती है। तो सर ये बताइए, ये तो हो गया बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की दी जाती है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? भाई पेरेंट्स दे जस्ट बिलीव ऑन द थ्री प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट एंड अनदर वन इज आईटी एक्सपर्ट। ये आजकल कुछ ज्यादा तो फेम में है। तो बताइए पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है जब बच्चे आपसे सेशन लेकर घर जाते हैं और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो रिटर्न में रिएक्शन क्या होते हैं? देखें, मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ा जो इश्यूज सामने आता है ना, वो ये आता है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे मेजोरिटी में जो अपनी बेटियों को, बहनों को वहां भेजना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्वालिफाइड और ऐसी इंटेलिजेंट बच्ची हैं जो कि एडमिशन ले ही नहीं पाती, सिर्फ इस वजह से कि फैमिली इश्यूज की वजह से। दूसरी साइड पे बॉयज की तरफ हम आए तो उसमें भी ये इश्यूज है कि वो अपने कैरियर को 12 साल तक तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हमने जाना कहाँ है। जो आप पेरेंट्स की बात कर रही है ना, पेरेंट्स उसके ऊपर रिएक्शन क्या होता है, पेरेंट्स का रिएक्शन देखें, हमारे इधर एजुकेशन की कमी, देखें, तालीम की कमी नहीं कहूंगा मैं, शऊर की कमी कहूंगा। अगर शऊर हो तो डेफिनेटली इस सेगमेंट में वो अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। नो डाउट, जो एक शऊर और बाशऊर लोग हैं वो अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज को, अपनी बच्चियों को हर मामले में सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जिनमें शऊर नहीं है, तालीम जरूर है उनमें, शऊर नहीं है, वो उस तरफ नहीं आता। ये मतलब सारी चीजें बात करते हैं शऊर आने की। तालीम एक अलग चीज है और शऊर आना एक अलग चीज है। जी। ट्रू। अब ये बताइए सर कि आप आजकल कितने शहरों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कितने शहरों में कैंपसेस हैं, और क्या आप लोगों का करिकुलम, आप लोगों की स्ट्रैटेजीज, मिशन, और इसके अलावा जितना भी एकेडमिक ब्रेकअप है, क्या वो सेम रहता है पूरे पाकिस्तान में? जी, बड़ा अहम तरीन सवाल है तो ये एक प्रोफेशनल चीज है। ये चीज मैं बता दूं कि हमारा जो सिस्टम है ना पूरे पाकिस्तान में सेम है। लाइक, एक बच्चा बावलपुर में है, उसके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में, वो ट्रांसफर हो जाते हैं इस्लामाबाद में। अगर इस्लामाबाद के किसी हमारे कैंपस में जाते हैं तो सेम सेशन उसको मिलता है। एकेडमिक सिस्टम या मेथोडोलॉजी, हम लोग ये नहीं करते कि फलाना बंदा पढ़ा रहा है। हमारा सिस्टम ये है कि जो इंस्टीट्यूशन मेथोडोलॉजी है वो चलती है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग उस फॉर्मेट के ऊपर अडॉप्ट करते हैं और बच्चों को उस पर अडॉप्ट करते हैं। वो बच्चा चाहे वो जंग में पढ़ रहा हो, रंजर खान में पढ़ रहा हो, लाहौर में पढ़ रहा हो, या इस्लामाबाद में पढ़ रहा हो, या डीजी खान में पढ़ रहा हो, या मुल्तान में पढ़ रहा हो, उसको वो डिफरेंस फील नहीं होता कि मैं फलानी जगह से उठ के फलानी जगह में जा रहा हूँ। उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है कि उसका एकेडमिक सिस्टम एक जैसा है, उसके अंदर माइंड सेट, माइंड ट्रेनिंग सेट, सारा के सारा वो एक जैसा है। उसमें ये नहीं हो सकता है कि आप एक शहर से दूसरे जाए, क्योंकि यही चीज आ रही है। उसकी वजह ये है कि जिस अदारे में हम लोग काम कर रहे हैं तो ये फ्रेंचाइजिंग नहीं देता, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग की वजह से सिस्टम एक तरह कह लें कि चेंज हो जाता है। तो एक सेंट्रली कंट्रोल सिस्टम है। लाइक, हम अगर एक किसी क्लास का पेपर लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो पेपर सेम होगा। ये नहीं होगा कि एक शहर में दूसरा है तो दूसरे शहर में तीसरा है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो पेपर, वो सिस्टम एक ही होगा। और इसी तरह अगर हम कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं ना तो उसका स्टैंडर्ड भी वो होगा। वर्डिंग शायद हो सकता है आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है वो उसको मीट करना पड़ेगा। जो भी उसको ऑपरेट कर रहा होगा वो उसको स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा। वो लाहौर हो
इस्लामाबाद हो या मुल्तान हो या डीजी खान हो। ग्रेट। सर, अब अगला सवाल मेरा ये है कि आपके लेसन्स प्लान्स कौन डिजाइन करता है? डेफिनेटली आपकी कोई आपके बैकग्राउंड में कोई एकेडमिक टीम होगी, कोई जो है वो एकेडमिक जी जी कोऑर्डिनेटर्स होंगे। जी 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 जी, पूरा हमारा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, नोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। मतलब वो स्पेशली क्वालिफाइड पर्सन उसको डील कर रहे होते हैं, और वो नोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा के पूरा जिसको हम कह लें एसओएस, स्कीम ऑफ स्टडीज, तो वो डिजाइन करता है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक हमारा फॉर्मेट है, हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर उसके ऊपर एक चेक्स है। कुछ चेक्स ऐसे हैं कि आया वो जो हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज आई हैं, लाइक आज जो डेट है, सेम डेट में वो उसी तरीके से क्लास के अंदर पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया। फिर उस टॉपिक का टेस्ट है, उस डेट को लिया गया या नहीं लिया गया। डेली बेसिस के ऊपर इसकी पूरी एक समरी और एक रिपोर्ट बनती है, फिर वापस जाती है, फिर वो डेटा बैंक में जाके उसमें पता चल जाता है। तो वो एक सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर वो पॉइंट रेड हो जाएगा अगर टीचर ने टेस्ट लिया, और 7 डेज या जो मखसूस दिन जो भी हैं उससे ज्यादा लेट किया तो वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा जब हम उसकी रिटर्न डेट और इशू डेट डालेंगे तो। और इसी तरह लेक्चर डिलीवर भी क्रॉस चेक होते रहते हैं कि एक लेक्चर अगर 40 मिनट्स का है तो 40 मिनट्स पे इतना टॉपिक डिलीवर करना ही करना है। ये नहीं हो सकता कि 5 मिनट पहले जाए, लेट जाए और 5 मिनट पहले क्लास छोड़ दे। 40 मिनट्स का मतलब है 40 मिनट्स। बहुत खूब। तो ये बताइए सर, बहुत सारे प्रोफेशन है करने को, आपने ये इतना सेंसिटिव प्रोफेशन अपने लिए क्यों चुना? क्या चीज महसूस की आपने, ना सिर्फ साहिवाल में बल्कि बाकी पूरे कंट्री में, कि क्या कमी है हमारे, क्या कमी है हमारे देखिए स्टूडेंट्स? देखिए मैं मेरी अगर देखा जाए ना तो मेरी एक्चुअल फील्ड है फार्मेसी। ठीक है, फार्मासिस्ट हूँ। मेडिसन, ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग और सारी ये चीज है। तो एक तरह ये कह लें कि प्रोडक्शन में और सारी चीजें आने के बाद तो मैंने एक चीज देखी कि जब मैं ये काम शुरू किया तो उस समय वो चीज सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो वो डाइवर्ट हुआ, इत्तेफाकन एक चीज डाइवर्ट हुई थी। लेकिन जब उस समय एक चीज देखी कि मेरे कुछ बताने से किसी का भला हो रहा है, तो मुझे वहां से इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिली। और फिर उसको मैंने जो चीजें मजीद थी मुझ में थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थी, ठीक है, फन खिताबत था, एक मोटिवेशन काउंसलिंग थी मेरे में, तो मैंने उस एंगल के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव किया। और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 वो चीज को मैं ग्रिप करता गया और आगे डिलीवर करता गया। जो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर मैं सिर्फ वो बात करूंगा कि अवेयरनेस की कमी आ रही है सबसे ज्यादा। इसमें हमें जो सबसे ज्यादा जो फेज आ रहा है ना, वो घर में या स्कूल में तरबियत उस लेवल पे नहीं हो रही। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जो कि एक एथिक्स, बेसिक एथिक्स को जानते हैं। सबसे कमी जो महसूस होती है ना, मैनर्स और एथिक्स की कमी महसूस हो रही है। जितने बड़े इंस्टीट्यूशन बनेंगे, जितने बड़े अदारे बन गए हैं, ये सब कुछ सिखा रहे हैं, ग्रेडिंग बहुत टॉप पे लेके चले गए हैं, परसेंटेज वाइज बहुत ऊपर चले गए हैं, बोर्ड पोजीशन निकाल रहे हैं। कैम्ब्रिज में चले जाए तो वो उसमें भी स्ट्राइक कितने ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन मैनर्स और बेसिक एथिक्स नहीं दे रहे। और मैं इसको जो चीज मैं तारीफ करूंगा, वो मैं जब सेंट बोनावेंचर स्कूल और सेंट मैरी स्कूल हैदराबाद के बच्चे देखता था, और फिर उसके बाद मैंने कॉन्वेंट साहिवाल के जो बच्चे देखे, तो ये चीज उनमें बड़ी अच्छी देखी। तो वो बच्चे बहुत ज्यादा टॉपर्स तो नहीं निकलते, लेकिन वो बहुत नीचे भी नहीं होते, लेकिन उनमें एथिक्स और मैनर्स बहुत ज्यादा है। उनको ये पता है कि हमने रिस्पेक्ट कैसे कर दी है, हमने एक
जो रिस्पेक्ट देनी कैसी है और रिस्पेक्ट लेनी कैसे है, और उनके अंदर टॉलरेंस है, उनके अंदर एथिक्स है, जो कि इस माशरे में कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो कुव्वत बर्दाश्त कह लें ना हम, जिसकी वजह से आजकल के हालात आपने देखे होंगे अक्सर खराब होते हैं। तो उसकी बेसिकली जो वजह आ रही है वो यही आ रही है कि हम उन बच्चों को मैनर्स, एथिक्स और बेसिक चीजें नहीं सिखा रहे। ये चीजें कहाँ सिखाई जा रही हैं? मैं उन लोगों की बात करूँ जो मशीनरी के अंडर चल रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस, वो बच्चों को अपने मैनर्स सिखा रहे हैं। कॉन्वेंट का 10 साल पहले का पास आउट हुआ जब 20 साल पहले का पास आउट हुआ वो किसी से बात कर ले, और आज किसी भी बड़े से बड़े अदारे के बच्चे से बात कर लें, दोनों को सामने बिठा दें और दोनों की आप स्टेटमेंट सुन लें। अब दोनों में मतलब एक डिफरेंट मिजाज पाया जाएगा, एक में अग्रेसिव और एक में गुस्सा पाया जाएगा, एक में हम्बलनेस और एक में टॉलरेंस पाई जाएगी। ये जमीन आसमान का फर्क जो सबसे ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ कि हम अपने अदारों में नहीं दे पा रहे। सही फरमाया आपने सर। हम लोग सिर्फ सिलेबस की कवरेज की पर पीछे जो है वो भाग रहे हैं, और हमारा हमारा जो मोटिव है वो भी यही है कि बुक्स फिनिश करवा दी जाए, बुक्स को क्रैमिंग करवा दी जाए, बुक्स से रिलेटेड। सर आखिर में मैं आपसे इजाजत चाहने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे देखने और सुनने वालों को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। बिल्कुल, इसमें ना मैं एक चीज मैं जरूर करूंगा कि आप कहीं दिल में ख्वाहिश है ना, कुछ बनना चाहते हैं, तो कम से कम कंसर्न पर्सन से इसकी एडवाइस जरूर लें। आप उनसे मशवरा जरूर कर लें। अगर आपको कहीं मुश्किल आ रही है ना, लाइक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ अपने खासकर स्टूडेंट लेवल को, कि जब वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो आपको मतलब मैं इसमें एक वो प्रमोशन आ जाएगी, नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप उस के किसी भी ऑफिस में जाके आप फ्रैंकली और फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी शहर से, किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो आगे आपको मुस्तकबिल में कैरियर को अचीव करने में मदद देगी ना, वो आपका एटीट्यूड है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप इजीली किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के एलिजिबल हो जाएंगे। आपका एटीट्यूड नहीं ठीक, आप चाहे बोर्ड टॉपर भी क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं रुकावट ऐसी आएगी, आप आउट हो जाएंगे उस सारी स्कीम से। ठीक है, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं कि उसमें रिस्पेक्ट भी आ जाती है, उसमें नॉलेज भी आ जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, उसके अंदर मैनर्स और एथिक्स भी आ जाते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज है जो कि बच्चों में जो एक नई जनरेशन में जो डेवलप हो रही है ना, वो ये आर्गूमेंट बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। उसको मैं अब एक इसमें यहाँ छोटी मिसाल देता हूँ। एक हमारे पास टीचर थे, क्लास में एक जानबूझ के एक सब्जेक्ट की फिजिक्स के स्टेटमेंट गलत पढ़ के आ गए जानबूझकर। अगले दिन जब बच्चे से पूछा, लाइन में बैठा, मैं भी इत्तेफाकन क्लास को ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैं भी साथ बैठा था, बेटा मैंने ये कल स्टेटमेंट दी थी जो रॉन्ग थी, तो आप आगे बैठे हुए थे, आप अच्छे बच्चे हो, आप टॉपर हो, आपने इसको आंसर क्यों नहीं मुझे फौरी तौर पे रोका, क्यों नहीं क्या कहते हैं मैं गलत कर रहा हूँ। तो उस बच्चे के जवाब से पता चल गया कि उसकी तरबियत ठीक लाइनों पे हुई हुई है। उसने कहा सर आपने बताया था तो डेफिनेटली ठीक होगी, हो सकता है जो मैं समझ रहा था वो गलत होगा, लेकिन उसने टीचर्स को अपने गलत नहीं कहा, जबकि 100/100 वो चीज गलत समझ रहा था, लेकिन वो ये चीज को ऑन कर रहा था और कि ये टीचर ने बताई है तो ठीक बताई होगी, और इसकी वजह से वो बच्चा अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे कैरियर में भी दाखिल हुआ है और बहुत अच्छी लाइफ भी गुजार रहा है। वो मैं ये इसकी मिसाल कोट कर रहा हूँ कि बच्चों को अगर थोड़ा सा करना है तो एटीट्यूड के ऊपर पेरेंट्स को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तरबियत के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया। और ये एक बड़ी अच्छी आदत है कि बच्चा टीचर को टाइम दे और एक रिस्पेक्टिव वे में टीचर की जो है वो इस्लाह भी करे, लेकिन उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट, उसके ऑनर का ख्याल रखे।
सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. दिस इज योर रेस्ट टाइम एंड आई जस्ट यूज योर टाइम. इसके लिए बहुत बहुत माजरत, लेकिन ये बहुत प्रोडक्टिव रहा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर शेयरिंग वेरी गुड इंफॉर्मेशन विद अस. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Thank you everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments and emojis. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जरूर मुलाकात होती है आपसे और मेरे से फिर से इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द. कहीं मत जाइएगा. अल्लाह हाफिज.